हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, महासागरीय जल संचलन। महासागरीय जल संचलन की इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो महासागर का जल कभी शांत नहीं रहता, इसमें सदा हलचल होती रहती है। हलचल से महासागरीय जल को गति प्राप्त होती है, जिससे जल का परिसंचरण होता है। और ये गतियाँ 3 प्रकार की हैं। पहली है ओशन वेव्स, महासागरीय तरंगे। दूसरी है टाइड्स, ज्वार भाटा। तीसरी है ओशन करंट्स, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। क्षैतिज गति से महासागरीय धाराएं तथा तरंगे पैदा होती हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर गति से ज्वार भाटा संबंधित है। Waves and the ocean currents are horizontal movements of ocean water, while the tide is a kind of vertical movement of the ocean water. अब आगे डिस्कस करते हैं ओशन वेव्स, महासागरीय तरंगे क्या हैं। तरंगे महासागरीय सतह की दोलायमान ऑसिलेशन गति है। इसमें सागरीय जल स्तर नीचा या ऊंचा होता रहता है, परंतु अपने स्थान से बहकर अन्य स्थान पर नहीं जाता। यदि कोई तैरने वाली वस्तु जैसे लकड़ी का टुकड़ा है या गेंद है जल स्तर पर फेंक दी जाए तो वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे या आगे पीछे होती रहेगी, जबकि तरंगे आगे बढ़ती दिखाई देंगी। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाती हैं। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में ही पाई जाती हैं, जब वायु की गति 2 नॉट या इससे भी कम होती है तो उर्मिकाएँ या रिपल्स बनती हैं, परंतु वायु की गति बढ़ने से इनके आकार में वृद्धि हो जाती है। अब है कॉजेज ऑफ वेव फॉर्मेशन। तरंग कैसे बनती हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तरंग जो है दबाव और घर्षण के कारण बनती हैं। तरंगों का आकार और बल 3 बातों पे डिपेंड करता है: पवन की गति, पवन के बहने की अवधि और पवन के निर्विघ्न बहने की दूरी। जहाँ भी पवनें तीव्र गति से लंबी अवधि तक एक ही दिशा में चलती हैं, जल गहरा है और अध्यस्थल गति में बाधा नहीं डालता, तरंगे निर्विघ्न बनती हैं। तरंगों में गति आती है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नई स्थिति में गति करता है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इस बात की ओर इशारा करती है तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर होता है। अब आगे बात करते हैं टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद वेव्स, तरंग संबंधी शब्दावली के। प्रत्येक तरंग के 2 भाग होते हैं। एक भाग ऊपर उठा हुआ होता है जिसे तरंग श्रृंग कहते हैं। दूसरा भाग नीचे धंसा हुआ होता है जिसे तरंग गर्त या ट्रॉफ कहते हैं। 2 तरंग श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहा जाता है। तरंग श्रृंग तथा तरंग गर्त के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को तरंग की ऊंचाई वेव हाइट कहते हैं। तरंग की ऊंचाई के आधे भाग को तरंग आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। 1 सेकंड के समांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को तरंग आवृत्ति वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
किसी निश्चित स्थान पर दो तरंगों के गुजरने की अवधि को तरंग काल वेव पीरियड कहा जाता है। तरंग की गति उसके दैर्घ्य और आवर्तन काल से संबंधित है। इसका एक फॉर्मूला भी है, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू वेव लेंथ अपॉन वेव फ्रीक्वेंसी। ज्वार भाटा क्या है? टाइड्स के बारे में, समुद्र का जल स्तर सदा एक सा नहीं रहता। यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे उतरता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशन। ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा संपूर्ण पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा की ओर खींचती है, परंतु इसका प्रभाव स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक पड़ता है। चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है, परंतु यह सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा निकट होने के कारण इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है और ये सूर्य के बल से 2.17 गुना अधिक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला अपकेंद्रीय बल ज्वार भाटा का एक और अन्य कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन 2 बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। अब है टाइप्स ऑफ टाइड्स, ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। 24 घंटे या एक दिन में ज्वार भाटा कितनी बार आता है? तो टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, आवर्ती पर आधारित ज्वार भाटा। पहला है अर्धदैनिक ज्वार, सेमी ड्यूरनल टाइड। यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। दूसरा है दैनिक ज्वार, ड्यूरनल टाइड। इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च एवं 1 निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। तीसरा है मिश्रित ज्वार या मिक्स्ड टाइड। ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। दूसरी टाइप है हमारी टाइड्स बेस्ड ऑन द सन, द मून एंड द अर्थ पोजीशन। इसके आधार पर 2 टाइप हैं। पहला उच्च अथवा वृहत ज्वार भाटे, स्प्रिंग टाइड। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा तथा सूर्य के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप इन दोनों दिनों में उच्चतम ज्वार का निर्माण होता है जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। दूसरा टाइप है निम्न या लघु ज्वार भाटा, नीप टाइड। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने वाली दिशाओं में स्थित होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। फलस्वरूप एक कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है जिसे निम्न ज्वार कहते हैं। माह में एक बार चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। इस स्थिति को उपभू या भूमि नीच भी कहते हैं। इस स्थिति में असामान्य रूप से
उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। इस स्थिति को भूम्यू अथवा भूमि उच्च कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। आगे है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उसे उपसौर स्थिति कहेंगे। प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो अपसौर स्थिति में होती है। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है उसे भाटा कहते हैं, एब। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर उठता है उसे बहाव या फ्लो, बाढ़ या फ्लड भी कहते हैं। ज्वारीय धारा क्या है? टाइडल करंट्स। जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले सागर से जुड़ी होती है तो ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश करता है और भाटे के समय खाड़ी से बाहर निकलता है। खाड़ी के अंदर और बाहर की ओर जल के इस प्रवाह को ज्वारीय धारा कहते हैं। खाड़ियों में आने वाली इन ज्वारों की ऊंचाई 10 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। दूसरा, ज्वारीय भीति टाइडल बोर। जब ज्वार किसी नदी के संकरे और छिछले मुहाने में प्रवेश करती है तो ज्वारीय तरंग के विरुद्ध नदी जल के एकत्रित होने तथा नदी तल के घर्षण के कारण ज्वारीय तरंग का अग्रभाग खड़ा दिखाई देता है। तीव्र चोंच वाला यह ज्वार श्रृंग जल की खड़ी दीवार की भांति तेज गति से नदी में प्रवेश करता है। इसे ज्वारीय भीति कहते हैं। हुगली नदी में ज्वारीय भीति प्राय आती रहती है। अब बात करेंगे हम टाइम इंटरवल ऑफ टाइड्स, ज्वार भाटा के समय में अंतर। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है तो प्रत्येक देशांतर पर 12 घंटे के बाद एक ज्वार और 12 घंटे के बाद एक भाटा आना चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं। ज्वार 12 घंटे 26 मिनट की अवधि के बाद ही आता है। अब मान लिया कि एक स्थान पर आज सुबह 10 बजे ज्वार आया तो दूसरे स्थान पर ज्वार रात्रि में 10:26 पर ही उठेगा और तीसरी बार अगले दिन सुबह 10:52 पर ही उठेगा। तो इस तरह से समय में अंतर आता जाता है। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, परंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ज्वार 2 बार तो इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहां पहुंचते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स की। ज्वार भाटा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो इसके अनेक लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं वो भी देख लेते हैं। नदमुखों पर स्थित बंदरगाहों तक साधारणतः जहाज नहीं पहुंच सकते, किंतु ज्वार के आने से जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जहाज बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाते हैं और माल उतारने और चढ़ाने के बाद भाटे के साथ गहरे सागर में वापस भी चले जाते हैं। इसी प्रकार ज्वार भाटे के कारण ही हुगली नदी और टेम्स नदियाँ, जो कि हुगली नदी कोलकाता और टेम्स नदी लंदन में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गई हैं। दूसरा, मछली पकड़ने वाले जो नाविक ज्वार के साथ खुले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं और भाटे के साथ सुरक्षित तट पर लौट आते हैं। तीसरा पॉइंट जैसे बात करेंगे, ज्वार भाटे की वापसी लहर समुद्री तट पर बसे नगरों की सारी गंदगी प्रदूषण को समुद्र में बहा ले जाती है, तो वो सारे नगर साफ सुथरे हो जाते हैं। फिर बात करेंगे कि ज्वार भाटे की लहर जब वापस जाती है तो समुद्र से बहुत कीमती सामान जैसे कि शंख, घोंगे या मोती, इस टाइप की
जो कीमती सामान है, बहुत सारी सामान इनसे सामग्री बनती है, तो ये तटों पे छोड़ देती हैं। ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिशील रहता है, जिससे जल साफ होता रहता है, जमता नहीं। इंग्लैंड के बंदरगाहों के शीत ऋतु में न जमने का एक महत्वपूर्ण कारण ज्वार भाटा भी है। ज्वार के समय ऊपर चढ़े हुए जल को बांध बनाकर भाटे के साथ ऊंचाई से गिराकर विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। फ्रांस, रशिया, चाइना, कनाडा तथा जापान में ज्वारीय विद्युत का प्रयोग किया जाता है। भारत में भी ज्वारीय विद्युत पैदा करने की विशाल संभावनाएं हैं। सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां खंबात की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी में है। इसके अतिरिक्त गंगा डेल्टा के सुंदरवन क्षेत्र में भी ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में लगाया गया है। तो ये था हमारा टॉपिक ओशन वेव्स एंड टाइड्स। ओशियन करंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।